हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल सलाम और आपका वेलकम है नेट सेट कोना यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जून 2020 ज्योग्राफी पेपर 2 को, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे विथ एक्सप्लेनेशन दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट नंबर 3 देखेंगे। इसमें 20 क्वेश्चंस देखेंगे, 41 से लेके 60 क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपने पिछला जो पार्ट नंबर 1 एंड 2 है नहीं देखे हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग का जो है ऑनलाइन एजुकेशनल फ्री पोर्टल है www. यहाँ से देख सकते हैं netsetcorner.com। इसमें से आपको इस वेबसाइट में जाके आप विजिट कर सकते हैं इजीली, और इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेगा और नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा विथ पीडीएफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और एमसीक्यूज बहुत सारा तैयार हो रहा है, मॉक टेस्ट भी तैयार हो रहा है, ठीक है। आप लोगों का लिंक बहुत जल्दी मिल जाएगा देने के लिए, तो आप इजीली ये वेबसाइट में जाके अवेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो क्वेश्चन नंबर 41, आज के इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग को मिला है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। तो असर्शन देखते हैं। द ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन इज कॉन्कोमिटेंट टू द ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड। ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन इज कॉन्कोमिटेंट मतलब कनेक्टेड और रिलेटेड भी बोल सकते हैं आप लोग, रिलेटेड टू द ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड एज वन कांट फंक्शन विदाउट द अदर। ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ये करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन जो है कनेक्टेड है ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड से। अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको तो ट्रेड भी बिजनेस भी करना है, इसके लिए जो है दोनों कनेक्टेड है। वन कांट फंक्शन विदाउट द अदर, एक दूसरे को छोड़कर फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, दोनों कनेक्टेड है। रीजन देखते हैं दोस्तों। The scale, volume and efficiency of international trade have all continued to increase since the 1970s due to the ongoing process of the global space and time convergence। दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि अमाउंट ऑफ जो प्रोडक्शन था, वॉल्यूम था, वो इंक्रीज हो रहा है विथ एफिशिएंसी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हैव ऑल कंटिन्यू टू इंक्रीज। और एफिशिएंसी जितने भी इजीली स्मूथली जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सिंस द 1970s के बाद ड्यू टू द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ द ग्लोबल स्पेस टाइम कन्वर्जेंस। ओके, तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, और ऐसा सन जो है रीजन का जो है आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया है यहाँ पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड इज करेक्टेड एज इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ प्राइमेट सिटी वाज गिवन बाय जेफरसन इन। मार्क जेफरसन ने जो प्राइमेट सिटी का कंसेप्ट दिया था वो कौन सी ईयर में, कौन सी सन में दिया था। ऑप्शन देखते हैं 1929, 1938, 1939 एंड 1940। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1939, 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पर दो लिस्ट मिला है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में सेटलमेंट डायग्राम दिए गए हैं और यहाँ पर दिया गया है पैटर्न। तो हम लोग फटाफट मैच चलाते हैं। उससे पहले अगर आपने नियरेस्ट नेबर एनालिसिस कर रखे हैं दोस्तों तो आप इजीली ये कर सकते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप। तो हम लोग फटाफट देखते हैं। यूनिफॉर्म टाइप ऑफ सेटलमेंट दोस्तों, यहाँ पर बी देखिए डायग्राम में दिखाया जाता है। देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्म, ये जो डॉटेड दिए गए हैं ये यूनिफॉर्म टाइप्स में दिया गया है, इसलिए इसका होगा ए, बी होगा, ए का होगा बी। एंड रैंडम 2 नंबर पे है, रैंडम हो जाएगा ए पे, ओके। एंड मोर क्लस्टर्ड देन यूनिफॉर्म, ये होगा डी पे दोस्तों, एंड क्लस्टर्ड होगा सी पे। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए नियरेस्ट नेबर एनालिसिस, यहाँ पर वैल्यू भी आपको याद रखना है, 0, 1 एंड 2.15 ये वैल्यू होता है, ठीक है।
जीरो यानी क्लस्टर्ड टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, और रैंडम एक पे होता है, ठीक है। रैंडम सेटलमेंट किसी भी रैंडम तरीके से सेटलमेंट रहता है, यहाँ पर एक तरीके से क्लस्टर्ड नहीं होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। डायग्राम देख के आपको पता चल रहा होगा। और लास्ट में है परफेक्टली यूनिफॉर्म। ये देखिए डिस्टेंस जो है सेटलमेंट की एक परफेक्ट, ठीक है, डिस्टेंस में है, ठीक है, इसलिए इसको परफेक्टली यूनिफॉर्म बोला गया है। ओके दोस्तों, तो हम लोग अभी जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पर देखिए which one of the following percentage of frequencies between the range of 0 to plus 1.00 स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर देखिए कौन सा परसेंटेज होगा, ठीक है, 0 से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन की बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल टेबल वैल्यू दिया गया है 1.02 इज इक्वल टू 0.3413, ठीक है दोस्तों। ये एक स्टैंडर्ड टेबल होता है, ठीक है। अगर आपने ये याद रख दिया, ठीक है, तो आप इजीली इस टाइप का क्वेश्चन किसी भी आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप डायग्राम देख के अगर सोच रहे हैं, ठीक है, आप घबरा गए होंगे, ठीक है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना होगा, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अगर आपने ये याद रख दिया तो आपने इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों तरफ देखिए दोस्तों, यहाँ पर 0 से यहाँ पर +3 दिए गए हैं, +3, और यहाँ पर -3, दोनों की तरफ से ही, ठीक है दोस्तों, वैल्यू सेम रहेगा। यहाँ पर 0 होगा, 0 से 1 के बीच 34%, ये होगा 34%, ये भी होगा 34% दोस्तों। फिर 1 से 2 के बीच ये होगा 13.6 इधर राइट पे भी होगा, माइनस पे भी होगा, ठीक है, लेफ्ट में भी 13.6, और यहाँ पर 2.1, यहाँ पर भी 2.1 होगा, और लास्ट में 3 जो स्टैंडर्ड डेविएशन दिए गए हैं वहाँ पर 0.1 होगा दोस्तों, ठीक है। दोनों तरफ ही 0.1 होगा। ये टेबल आप याद रखिए डायग्राम, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा टेबल यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर पूरा सब कुछ दिया गया है, वैल्यू वगैरह, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 34.13, ठीक है। 0 से लेके 1 के बीच दोस्तों 34.13% ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मिलेगा। ये टेबल आप याद रखिए, डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द इंटरनेशनल ट्रेड इन पोस्ट ग्लोबलाइजेशन फेज। पोस्ट ग्लोबलाइजेशन फेज की कौन सा ट्रू स्टेटमेंट नहीं है ये, या करेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, कौन सा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 4 देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। 1 में देखिए इट हैज़ enhanced द स्पेशल इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, दिस इज करेक्ट। रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड हैज़ बिकम इंक्रीजिंग और इम्पोर्टेंट, ये भी करेक्ट है। रीजनल कंपैरेटिव एडवांटेज इज ऑन डिक्लाइन, ये इनकरेक्ट है। The ability of a country to compete in international trade and economy is highly dependent on transport system as well as trade facilitation framework। दोस्तों ये भी सही है, बस ऑप्शन नंबर 3 ये जो है नॉट ट्रू है, यानी इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ग्लोबलाइजेशन एंड पोस्ट ग्लोबलाइजेशन दोनों का ही कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा, यानी डिफरेंसेस मिलेगा। यहाँ पर एक पूरा टेबल दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में। व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर डिसेलरेशन इन एग्रीकल्चरल ग्रोथ इन पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में एग्रीकल्चरल ग्रोथ घट क्यों गया था, ठीक है, क्यों घट गया था, डिसेलरेशन लैग बिहाइंड क्यों हो गया था एग्रीकल्चरल ग्रोथ, उसका ही रीजन यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट ढूंढने के लिए हम लोग को बोला गया है कि ट्रू कौन सा है, आप आंसर दीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग
ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? फर्स्ट स्टेटमेंट, डिसलेरेशन इन पब्लिक एंड जनरल इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, ये करेक्ट है। dwindling फार्म साइज घट जाना, ये भी सही है। एंड ऑप्शन नंबर 3, फेल्योर टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज, ये भी सही है। एंड प्रोग्रेसिव लैंड रिफॉर्म्स, दोस्तों ये आपका डिसलेरेशन ऑफ द एग्रीकल्चर ग्रोथ की इसमें नहीं आता। ये प्रोग्रेसिव लैंड रिफॉर्म्स अगर होता है तो एग्रीकल्चर ग्रोथ होगा, ठीक है, इंक्रीज होगा, डिसलेरेशन नहीं होगा। तो इसका आंसर ये नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए, बी एंड सी सही है। हम लोग को देखना होगा इसमें से कौन सा ए बी सी कौन सी इसमें है। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ए बी सी यहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। दे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर 2 लिस्ट हम लोग को मिला है। लिस्ट 1 में है आपका थ्योरीज एंड द लिस्ट 2 में है आपका ऑथर्स। यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन यही है दोस्तों, देखिए हार्टलैंड थ्योरीज ये दिया है मैकिंडन ने दोस्तों, एंड आपका रिमलैंड थ्योरी स्पाइकमैन ने दिए हैं। और आपका हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट वॉल्करबर्ग, वैन वॉल्करबर्ग, एंड द लॉ ऑफ टेरिटोरियल ग्रोथ ऑफ स्टेट्स, ये होगा रेडजेल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 48, आइडेंटिफाई द पर्सन हु डिफाइंड पोल्यूशन एज। देखिए यहाँ पर दोस्तों पोल्यूशन का एक डेफिनेशन दिए गए हैं, किसने दिए हैं यही पूछा गया क्वेश्चन में। द प्रेजेंस एट लार्ज सब्सटेंसेस और एनर्जी पैटर्न्स which have been involuntarily produced, have outlived their purpose, have escaped by accident, or have unforeseen effects in quantities which harm his man's health were so offended him। तो ये स्टेटमेंट नहीं है, ये डेफिनेशन। तो इसका ये जो डेफिनेशन दिए गए हैं लॉर्ड कैनेट के द्वारा, लॉर्ड कैनेट ने दिए हैं ये डेफिनेशन। तो दोस्तों दूसरा अगर डेफिनेशन देते हैं एग्जाम में तो थोड़ा हमने कोशिश की है कि और भी डेफिनेशन दें। तो यहाँ पर 4 डेफिनेशन आप लोगों लिए मैं यहाँ पर दिए हैं, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक दसमैन की हैं, कैनेट की हैं, कॉट्रेल की, और एक काउंसिल देखिए नेचुरल एनवायरनमेंट रिसर्च काउंसिल, इसके द्वारा एक डेफिनेशन दिए गए हैं। चारों का अलग अलग डेफिनेशन है, आप कॉपी में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49, स्टडी इन सोशल एंड हेल्थ इश्यूज, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी इश्यूज एंड इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इज न्यू ट्रेंड इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इट इज टर्म्ड इन। देखिए दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि ये जो इंडिकेटर्स है और इश्यूज बोल सकते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, सोशल एंड हेल्थ इश्यूज, डोमेस्टिक पॉलिसीज, सिक्योरिटी इश्यूज, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, ये सब चीज़ जो है एक नया ट्रेंड है पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। तो कौन सी पॉलिटिक्स में, ठीक है, कैटेगरी में ये सब आता है, तो इसका क्या नाम दिया जाएगा, ठीक है, इट इज टर्म एज। देखिए दोस्तों नियो पॉलिटिक्स, मेटा जियोपॉलिटिक्स, मेगा पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंटल जियोपॉलिटिक्स। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मेटा जियोपॉलिटिक्स। मेटा जियोपॉलिटिक्स का ये देखिए क्रूशियल कैपेसिटीज़ है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 7 आपका कैपेबिलिटीज़ है। देखिए हेल्थ, सोशल एंड हेल्थ इश्यूज, डोमेस्टिक पॉलिसीज, इकोनॉमीज, एनवायरनमेंट, साइंस एंड ह्यूमन पोटेंशियल, मिलिट्री एंड सिक्योरिटी इश्यूज एंड इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, ये सब चीज़ें जो हैं मेटा जियोपॉलिटिक्स के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पर फिर से हम लोग को मिला है बुक्स एंड ऑथर वाला क्वेश्चंस, 2 लिस्ट। तो बुक एंड ऑथर हम लोग फटाफट मैच करते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी, ये जो ऑथर है इसका हो जाएगा EP ऑडम होगा दोस्तों, EP ऑडम होगा, ये हो जाएगा A3, ये 3 हो गया। B देखते हैं इंडियाज वाटर वेल्थ, ये होगा KL राव, B हो जाएगा 4। जियोलॉजी ऑफ इंडिया, ये जो बुक है दिए हैं DN वाडिया ने, एंड डैम्स एंड
एंड अर्थक्वेक दिए हैं HK गुप्ता। ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 51 दोस्तों, यहाँ पर आसासन रीजन दिया गया है। आसासन में है इन एरियाज ऑफ इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री इज ए मेजर साइडलाइन ऑफ क्रॉप फार्मिंग। दोस्तों यहाँ पर बोला गया है जहाँ पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है, यानी जहाँ पर क्रॉप फार्मिंग ज़्यादा होता है इंटेंसिव, वहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री जो है बहुत कम होता है, इसको साइडलाइन ही कर देते हैं। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री नहीं करते हैं। उसका कारण देखें दोस्त, यहाँ पर रीजन क्या दिया गया है, थ्रू आउट द रीजन द फार्मर्स आर हैंडिकैप्ड इन रेजिंग कैटल ड्यू टू द लैक ऑफ साइंटिफिक मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग द एनिमल्स। यहाँ पर रीजन दिया गया है कि जहाँ पर ये एग्रीकल्चर होता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जहाँ पर होता है, वहाँ पर फार्मर बहुत पीछे रह जाता है क्या रेयरिंग दी कैटल्स, जो एनिमल्स वगैरह है उसको रेजिंग नहीं कर पाता है। ठीक है, उसका कारण दिया गया है ड्यू टू दी लैक ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का जो साइंटिफिक मेथड है उसको इन लोगों को पता नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ साइंटिफिक मेथड ही अवेलेबल नहीं है, इनको पता नहीं है। ये सब कारण की वजह से जो है यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बोथ ए एंड आर करेक्ट, और ट्रू कह सकते हैं, बट इट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, an introduction to the application of geography to history and the geographical distribution of mankind are the work of। देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी टू हिस्ट्री एंड ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड, ये वर्क किसका है? ठीक है, किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था? कार्ल रिटन ने, फ्रेडरिक रैडजल ने, ब्लाचे ने और अल्फ्रेड हेटनर ने। तो किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रेडरिक रैडजल। क्वेश्चन नंबर 53, which one of the following process is related to absorption of inorganic salts and water by plant roots? यहाँ पर देखिए दोस्तों, पूछा गया है प्लांट जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड वाटर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन, ऑस्मोसिस, हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ पर हम लोग को मिला है फिर से एसर्शन रीजन। एसर्शन में है एट प्रेजेंट द गवर्नमेंट सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज इन इंडिया। इंडिया में यहाँ पर बोला गया है कि प्रेजेंट समय पे, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। रीजन देखिए, रीजन्स द इंडियन कंपनीज हैव आउट परफॉर्म्ड MNCs इन द टोटल रेवेन्यू एंड इवन IT एक्सपोर्ट मार्केट शेयर। दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि इंडियन कंपनीज जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए हैं, MNC जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए हैं, इन टोटल रेवेन्यू पे भी अच्छा परफॉर्म किए हैं, एंड इवन IT एक्सपोर्ट मार्केट शेयर, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के अंदर लैपटॉप वगैरह IT सेक्टर की बीच में जो कंपोनेंट्स आता है, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, और भी बहुत इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो गया, ठीक है, वो भी एक्सपोर्ट मार्केट शेयर में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो दोस्तों ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, दोनों करेक्ट है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, which of the following groups of landforms is produced by erosion? यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन से हैं। ठीक है, हम लोग को देखना होगा। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में डिपोजिशनल फीचर्स भी है। ठीक है,
तो आपको देखना होगा, ठीक है, कौन सा डिपोजिशनल है और कौन सा इरोजनल है। तो आपको इरोजनल लैंडफॉर्म्स ढूंढ के निकालना होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 पे देखते हैं दोस्तों, प्लाया, पिनाकल्स एंड पोर्टहोल्स। दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, क्योंकि ये सब जो है इरोजनल लैंडफॉर्म से, ठीक है। प्लाया, पिनाकल्स एंड पोर्टहोल्स ये इरोजनल लैंडफॉर्म्स है। एरिड, कैम एंड नेचुरल लीव। दोस्तों एरिड एंड कैम ये जो है ये तो इरोजनल है, लेकिन नेचुरल लीव ये हो गया आपका डिपोजिशनल फीचर्स। ड्रामलिन, फ्योर्ड, वेव कट प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों यहाँ पर ड्राबलिन हो जाएगा डिपोजिशनल फीचर्स। ड्रिप स्टोन, सैंड होल्स, सिंक होल्स एंड यू शेप वैली। दोस्तों यहाँ पर ड्रिप होल्स हो जाएगा डिपोजिशनल फीचर्स। तो इसके लिए दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्लाया, पिनाकल्स एंड पोर्टहोल्स। दोस्तों यहाँ पर आप लोग के लिए मैंने लिस्ट बना के लेकर आया। देखिए दोस्तों, फर्स्ट जो इसमें लिस्ट दिया गया है ये रिवर इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर से। लेफ्ट साइड यहाँ पर देखिए इरोजनल है और यहाँ पर राइट साइड में है आपका डिपोजिशनल फीचर्स। तो रिवर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों और कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। इसको आप डिटेल में पढ़ना है किताबों से और आपको ये इन शॉर्ट में भी याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। ये हो गया रिवर, ये हो गया ग्लासियल इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर्स, ये हो गया इरोजनल फीचर्स, ये डिपोजिशनल, और ये भी डिपोजिशनल है लेकिन ये ग्लासो फ्लोवियो ग्लासियल डिपोजिशनल फीचर्स है, दोनों की कंबाइन में। थर्ड में है आपका विंड एओलियन इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर्स। ये विंड की एक्चुअली, ये इरोजनल और ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है। और ये लास्ट में है आपका 4 नंबर में कास्ट टोपोग्राफी में जो इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर्स बनता है उसका भी यहाँ पर दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर ड्रिप स्टोन की जो ऑप्शन में दिया गया था ये कास्ट टोपोग्राफी का ही है, इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर्स। ये ड्रिप स्टोन एक्चुअली डिपोजिशनल फीचर्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पर फिर से हम लोग को मिला है 2 लिस्ट। लिस्ट 1 में है सॉल्ट इन द सी वाटर और 2 में है अमाउंट ऑफ सी वाटर। हम लोग को अमाउंट देखना पड़ेगा और सॉल्ट्स को मैच करना होगा विथ परसेंटेज शेयर, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड फर्स्ट इसमें है ये ऑप्शन में। तो फटाफट हम लोग मैच रहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड जो है समुद्र में सबसे ज़्यादा मिलता है, तो इसका हो जाएगा 27.213%। दोस्तों ये चार्ट अगर आपको लेना है तो आप समुद्र सिंह की किताब में आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर भी दे रखा हूँ, ये अगर आपको पहले ये मैं दिखा देता हूँ, इसके बाद आपको चार्ट भी दिखाऊंगा। पहले मैच कराते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा आपका 3.807 एंड मैग्नीशियम सल्फेट ये होगा 1.658 एंड कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा दोस्तों 1.260। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन नंबर 1। तो हम लोग देखते हैं अब सॉल्ट्स इन द सी वाटर और परसेंटेज ऑफ द शेयर। तो यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा है, फिर है मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड 7 मैग्नीशियम ब्रोमाइड। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पर दोस्तों पॉलिटिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अच्छा, यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा ये जो स्कॉलर है, कौन सा स्कॉलर ऐसा है जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी से एसोसिएट नहीं है, लिंक्ड नहीं है, यानी अलग ब्रांचेस ऑफ द ज्योग्राफी से बिलोंग करता है। तो आइजक बोमैन, आर जॉनिस्टन, फेडरिक रैडजल एंड मैकिंडर, रैडजल एंड बोमैन, ये सब स्कॉलर जो है आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी से हैं, ठीक है। एंड इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3
एल ओनली बी, ठीक है, ओनली बी होगा आर जॉन स्टोन। ओके, और दोस्तों आर जॉन स्टोन जो है इन्होंने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था इलेक्ट्रल ज्योग्राफी को, ठीक है, इलेक्ट्रल ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किए हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रल ज्योग्राफी से बिलोंग करते हैं। और आइजैक बाउमैन, रेडजेल एंड मैकिनर हो गया पॉलिटिकल जियोग्राफर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, देयर आर 3 well defined phases in international trade. The second phase, which is market with mobility of factors of production, remain in the focus during, यहाँ पर देखिए बोला गया है कि इंटरनेशनल ट्रेड की वेल डिफाइंड 3 फेजेस है, ठीक है। उनमें से जो सेकेंड फेज है, सेकेंड फेज ये एक्चुअली यहाँ पर ये पीरियड पूछा गया है सेकेंड फेज का, ठीक है। तो सेकेंड फेज विच इज मार्केट विथ मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स प्रोडक्शन रिमेन इन फोकस ड्यूरिंग, कौन सी सन में ज़्यादा फोकस रहा था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 1970s, 1990s, ओके, 1990s, 1970 लेके 70 से लेके 1990s तक। अब चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एन एयर मास विथ सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 20 grams एंड H2O वेपर कंटेंट इज 5 grams। तो यहाँ पर दोस्तों रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको निकालना होगा। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। ये रहा आपका फॉर्मूला, ऑन स्क्रीन देख सकते हैं। तो ऊपर में आ जाएगा आपका अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वाटर वेपर है, H2O वाटर वेपर है आपका दोस्तों 5 ग्राम है, तो 5 ग्राम हो जाएगा ऊपर। नीचे होगा दोस्तों अमाउंट ऑफ वाटर वेपर नीडेड फॉर द सैचुरेशन। देखिए दोस्तों यहाँ पर सैचुरेशन के लिए आपका जो वाटर वेपर आपको लगेगा वो होगा 20 ग्राम्स इंटू हो जाएगा दोस्तों 100। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों ये हो गया और यहाँ पर हो गया 0.4। तो इसका दोस्तों कैलकुलेशन तो ये हो जाएगा 25, ठीक है, 25%। तो इसका दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 25%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट में चलते हैं आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 लिस्ट दिए गए हैं। लिस्ट 1 में है लैंडफॉर्म्स एंड लिस्ट 2 में है एजेंट्स ऑफ डेनोटेशन। तो हम लोग को फिर से एक बार मिला है लैंडफॉर्म्स, ठीक है। तो हम लोग फटाफट देखते हैं। तो फर्स्ट देखिए ये मोनाडोनक्स, ये जो है रिवर का है, ये आपको मिलेगा डेविस एंड पेन की मॉडल पे, साइकिल ऑफ इरोजन, ठीक है। ये जो मॉडल है वहाँ पर आपको एक पेनिप्लेन मिलेगा और मोनाडोनक, दोनों ही रिवर का है, ठीक है दोस्तों। और ब्लाइंड वैली ये हो जाएगा आपका दोस्तों ग्राउंड वाटर में होगा ब्लाइंड वैली। और ड्रैमलिन अभी आपने देखा इससे पहले, ये होगा ग्लेशियर दोस्तों। और ड्राई कंटर ये जो होगा दोस्तों ये विंड की द्वारा लैंडफॉर्म्स क्रिएट होगा। तो दोस्तों हम लोग का मिला है 3 4 2 1, 3 4 और यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो का लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको PDF वगैरह कुछ डाउनलोड करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेना है, तो ज़रूर www.netsetcorner.com ये वेबसाइट ज़रूर से विजिट करना। यहाँ पर आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों का ही मिल जाएगा, और नोट्स भी यहाँ पर जल्द ही अपलोड होगा। थोड़ा और MCQs वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह तैयार हो रहा है, आपको एग्ज़ाम के पहले मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप ज़रूर विजिट करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।